हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर में एक कोर्स है फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम आपको आपके एग्रीकल्चर के सेमेस्टर से संबंधित सभी विषयों की तैयारी करवाते हैं और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम अमंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक क्या है। तो कृषि प्रणाली यानी कि फार्मिंग सिस्टम को जो प्रभावित करने वाला जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर आपसे पूछ रहा है, तो टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, लाइव स्टॉक यानी पशुधन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और रेनफॉल यानी कि वर्षा। तो अब इसमें से जो जैविक कारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करता है, वो हो जाएगा पशुधन, क्योंकि जो लाइव स्टॉक है यही एक इसमें जो है बायोलॉजिकल कारक है। बाकी तो स्थलाकृति, शिक्षा और वर्षा ये सभी जो है बायोलॉजिकल नहीं जबकि फिजिकल फैक्टर है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज अदरवाइज नोन एज, यानी जो विविध कृषि प्रणाली है इसको अन्य किस रूप में जाना जाता है। इसमें जो है अन्यथा लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो जो आपका विविध कृषि प्रणाली है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम है, इसे जो है अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि जिसमें कि ऑप्शन है आईएफएस। आईएफएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग यानी विशिष्ट खेती। अगला ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। और फिर इसके बाद है रैंचिंग फार्मिंग, यानी कि रैंचिंग फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें जो चारागाह खेती, यानी कि एक प्रकार से जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ चारा भेड़ के चरवाहे होते हैं वो गर्मियों के मौसम में भेड़ को लेकर सार्वजनिक एरिया पर निकल पड़ते हैं। तो उस प्रकार की जो खेती है तो होती है वो होती है रैंचिंग खेती। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है ये आईएफएस यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के रूप में जानी जाती है। डाइवर्सिफाइड में क्या होता है कि लगभग जो एक प्रकार का उद्यम है, यानी किसी एक उद्यम से 50% या इससे कम आय प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग विभिन्न प्रकार के जो फार्मिंग सिस्टम हैं या क्रॉपिंग पैटर्न हैं या फिर जो इसके कंपोनेंट हैं जैसे कि सिल्वीकल्चर और आपका एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको मिक्स करके फॉरेस्ट्री, इन सबको मिक्स करके एक प्रकार से खेती करते हैं जिससे हमें विभिन्न यानी कि बहुत सारे उद्यम से आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी आईएफएस, और इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक फील्ड इज नोन एज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं की चराई के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में भेड़ को लेकर चराने वाले आते हैं तो उसे जो है रैंचिंग फार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, रैंचिंग फार्मिंग। यानी जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड पब्लिक फील्ड, सार्वजनिक क्षेत्रों में पशुओं की चराई, या इसे रैंचिंग फार्मिंग को चारागाह खेती कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। बाकी चलते हैं, बाकी इसका अदर ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग पशुओं को दूध उत्पादन के उद्देश्य से पालते हैं। फिर है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मतलब कि जब किसी एक उद्यम से 50% से कम आय प्राप्त होती है और उसमें हम लोग कई सारे इंटरप्राइज को जो है एक एकीकृत करके इंटीग्रेटेड करके उगाते हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग तो आपको पता ही होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ पशुपालन एवं मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इन सभी व्यवसाय को करना, ये तो हो जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फार्म वेस्टेज आर बेटर रिसाइकिल्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि किस प्रकार की कृषि प्रणाली में उत्पादक उद्देश्यों के लिए कृषि अपशिष्टों को बेहतर ढंग से पुनर्निर्वाणीकृत किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि विशिष्ट कृषि प्रणाली। फिर है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी एकीकृत कृषि प्रणाली।
और फिर है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम यानी कि विविधीकृत कृषि प्रणाली। और लास्ट में ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उनको बेहतर ढंग से हम लोग जो है उत्पादन को बढ़ाने में किस में प्रयोग करते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है यानी इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड ये दोनों लगभग एक ही है। तो इसमें जो है हम लोग जो अब हमारे कृषि अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सिस्टम ये समझिए कि अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप क्रॉप प्रोडक्शन में आपको चारा प्राप्त होता है, तो आप उस चारे को अपने जो पशुपालन व्यवसाय है उसमें खर्च करते हैं यानी उसमें उपयोग में लेते हैं। और फिर पशुओं के द्वारा जो आपको खाद प्राप्त होती है उसका प्रयोग फिर से क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं। तो यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका प्रयोग हम लोग जो है पुनर्निर्माणीकरण के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। यानी इसमें बोथ ए एंड बी है, लेकिन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जो है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं है। अगर इसमें बोथ बी एंड सी होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अब इसमें जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये एक सही ऑप्शन होगा, मतलब ज़्यादा सही ऑप्शन होगा, तो यही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉइल पोटेंशियलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई यानी जो मृदा मृदा क्षमता है इसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के द्वारा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के द्वारा या इंटेंसिव इरिगेशन के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर मृदा की क्षमता को बढ़ाना है तो उसके लिए आप जो है अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग करके भी बढ़ा सकते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करके भी बढ़ा सकते हैं, और तीव्र सिंचाई यानी अच्छी सिंचाई करके भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है कृषि में गैप यानी जीएपी का पूरा रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है ग्रेट एक्सेस प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी है ग्लोबल एनिमेशन प्रोग्राम, और ऑप्शन सी है ग्रेजुएट अवेयरनेस प्रोजेक्ट, और फिर डी ऑप्शन है कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यही जो है गैप का, एग्रीकल्चर में गैप का फुल फॉर्म होता है। गैप मतलब जी मतलब गुड, और ए मतलब एग्रीकल्चरल, और पी मतलब प्रैक्टिसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब मिशन, यानी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन शामिल है। ऑप्शन ए है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ऑप्शन बी है हेल्थ मैनेजमेंट यानी स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑप्शन सी है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट यानी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसका जो उप मिशन है वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट यानी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच कलर इज एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर, यानी जो उर्वरकों में क्रांति है उसके लिए कौन सा रंग है। तो इसमें जो है पिंक, गोल्डन, ब्लैक और ग्रे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रे। ग्रे यानी कि भूरा। गुलाबी क्रांति तो आपको पता ही होगा कि ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और ऑनियन यानी प्याज से संबंधित है। गोल्डन आपको पता होगा, गोल्डन क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है। और ब्लैक ये तो जो है बायोडीजल, ये जेट्रोफा आदि से संबंधित है। अब इसमें जो ग्रे है, ग्रे कलर, ये संबंधित है आपके फर्टिलाइजर रिवोल्यूशन से। फिर है द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज, यानी कि जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है, इसमें ऑप्शन है कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी सहकारी खेती, फिर है मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती, और ट्रक फार्मिंग ट्रक खेती, और कलेक्टिव फार्मिंग यानी सामूहिक खेती। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग करेक्ट आंसर होगा, यानी जिसमें केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं किसान, वो होती है ट्रक फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको पता होगी, सहकारी खेती, जिसमें कई सारे लोग जो है साथ मिलकर खेती करते हैं, अपने अपने इनपुट को एक दूसरे में सहयोग के माध्यम से बांटकर। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग अभी आपको बताया था कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अन्य एंटरप्राइज को शामिल करें। और कलेक्टिव फार्मिंग सामूहिक खेती में भी सब लोग इकट्ठे होकर खेती करते हैं। इसमें लोग अपने इनपुट और जो आप खेत होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इरिगेशन प्रैक्टिस लीड्स टू मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन, यानी किस सिंचाई पद्धति से अधिकतम जल संरक्षण होता है। तो यानी वाटर व्हील, जल पहिया, ट्यूबवेल और ड्रिप इरिगेशन, या फिर स्प्रिंकलर यानी छिड़काव विधि।
तो ये तो सबको पता होगा कि सबसे कम पानी जो है वो ड्रिप इरिगेशन, जो ड्रिप सिंचाई होती है, इसमें लगता है। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है नॉर्मल बोरलॉन्ग, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉन्ग। इनका जो पूरा नाम है वो है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर, यानी भारी जैविक खाद कौन सी है? ऑप्शन ए है फार्म यार्ड मेन्योर, ऑप्शन बी है ग्रीन मेन्योर और ऑप्शन सी है ऑयल केक यानी खली और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है भारी जैविक खाद हो जाएगा आपका फार्म यार्ड मेन्योर। ये जो है भारी जैविक खाद के रूप में गिनी जाती है और हरी खाद तो ग्रीन मेन्योर तो हरी खाद में ही आती है। ऑयल केक ये जो है कंसनट्रेटेड मेन्योर में आती है, सांद्रित खाद में आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फार्म यार्ड मेन्योर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्म यार्ड मेन्योर आपको पता होगा जो गोबर की खाद होती है उसे कहा जाता है। इसके बाद है, इज ए सिस्टम विच अवॉइड यूज सिंथेटिक इनपुट लाइक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड हार्मोन्स, एक प्रणाली जो उर्वरक कीटनाशक जैसे और हार्मोन जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग से बचती है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इनऑर्गेनिक सिस्टम यानी अकार्बनिक प्रणाली, फिर है ऑर्गेनिक सिस्टम यानी जैविक खेती, और फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अकार्बनिक खेती और फिर है नन ऑफ दिस यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसमें जो है हार्मोन, सिंथेटिक इनपुट, कीटनाशक, उर्वरक इनका प्रयोग नहीं होगा तो वो स्वाभाविक रूप से जैविक खेती ही होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हार्मोन का। फिर है द ऑप्टिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सो आउटपुट विथ, जैविक खेती का इष्टतम इनपुट के साथ आउटपुट दिखाता है। ऑप्शन ए है पॉल्यूशन, बी है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन डी है नो पॉल्यूशन यानी कोई प्रदूषण नहीं। तो जैविक खेती में आपको पता ही होगा किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसमें यही ऑप्शन सही होगा, कोई प्रदूषण नहीं, नो पॉल्यूशन। यानी कि जैविक खेती का इष्टतम इनपुट कोई प्रदूषण नहीं के साथ आउटपुट दिखाता है, यानी इसके आउटपुट में कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, लो क्वालिटी फूड प्रोडक्शन यानी निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के खाद्य उत्पादन तो हमारा उद्देश्य है ही। इसके बाद है वर्क इन आर्टिफिशियल सिस्टम यानी कृत्रिम प्रणाली के साथ काम करना, तो ये भी जो है एकदम सही ऑप्शन नहीं है। और इंक्रीज पॉल्यूशन यानी बढ़ता प्रदूषण, तो प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। लेकिन इसका जो सी ऑप्शन है मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना, ये जो है सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना, ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है। फिर है द यूनिट ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज़, यानी कृषि प्रणाली की इकाई क्या है? जो फार्मिंग सिस्टम है इसकी यूनिट यानी इकाई क्या है? फार्मर यानी किसान, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, इंटरप्राइज उद्यम या फिर फॉर्म फैमिली। तो जो फार्मिंग सिस्टम होता है ये कई सारे इंटरप्राइज को मिला के बनता है, तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगा इंटरप्राइज यानी उद्यम, क्योंकि इसमें कई सारे उद्यम शामिल होते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी इंटरप्राइज उद्यम। फार्मिंग सिस्टम यानी कृषि प्रणाली की यूनिट उद्यम या इंटरप्राइज। फिर है स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया इज़, भारत में कृषि प्रणाली का दायरा क्या है? यानी जो फार्मिंग सिस्टम है इसका स्कोप क्या है इंडिया में? वाइड है यानी विस्तृत है, नैरो है नैरो मतलब संकीर्ण है, नो स्पेस इसका कोई दायरा नहीं है, या फिर नन ऑफ दिस यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे इंडिया यानी हमारे भारत में कृषि प्रणाली का स्कोप है, दायरा है, क्षेत्र है, ये वाइड है यानी विस्तृत क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फिर है मिक्स फार्मिंग इज़ नोन एज, यानी जो मिक्स फार्मिंग है इसमें क्या रहता है? तो मिक्स फार्मिंग में जनरली जो है क्रॉप और एनिमल रहता है, तो फसल प्लस जानवर, ये मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग अंतर होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम लोग फसलों को एक साथ मिलाकर बोते हैं, लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल
वगैरह भी पालते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है व्हिच वन इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कृषि प्रणाली की श्रेणी नहीं है? तो इरिगेटेड, रेनफेड और कोस्टल और नॉन ऑफ दिस। तो कृषि प्रणाली की श्रेणी में जो है वो इरिगेटेड फार्मिंग ये तो आती है, रेनफेड फार्मिंग ये भी आती है, लेकिन कोस्टल फार्मिंग ये नहीं आती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तटीय। अगला क्वेश्चन है कि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फार्मिंग सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण कृषि घटक प्रणाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण कृषि घटक प्रणाली एनिमल सिस्टम, मशरूम सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम या फिर एक्वा सिस्टम। तो इसमें आप क्वेश्चन को सबसे अच्छे से समझिए। इसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण घटक, यानी कि इसमें से कौन-सा ऐसा घटक है जो कृषि प्रणाली में यानी कि फार्मिंग सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये हो जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम प्लस ये जो है सबसे ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।